बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए नीति बनाना। जब सरकार को आप कोई नीति बना कर देते हैं, सपोज करिए एजुकेशन को लेकर हुई, सपोज करिए रोजगार को लेकर हुई, सपोज करिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुई। जैसे नीति आयोग अगर मैं बताऊं एक सरल भाषा में तो एक थिंक टैंक है। राइट। कि जहां पर सारी मिनिस्ट्रीज, सारे एक्सपर्ट्स, जो भी किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें वो इकट्ठा करती है और उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होता है जी। उसका जो सार निकलता है फिर वो मिनिस्ट्री को दिया जाता है कि आप इसे आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए 2016 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, अटल इनोवेशन मिशन, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि पूरे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया। राइट। जो शब्द आप अंग्रेजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनोवेशन और अन्य शब्द जो मैंने नहीं सुना, उसको भी क्लियर करिए ताकि हमारे दर्शकों को मालूम हो सरकार क्या करेगी। इनोवेशन को हिंदी में से नवाचार कहेंगे। जी हाँ। कि किसी भी चीज को एक नए ढंग से करना, राइट। बेहतर ढंग से करना। एग्जैक्टली। तो वो हम कैसे मानसिकता कैसे लोगों के अंदर लाए। अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए जो 10,000 स्कूलों के अंदर ऐसे लैब्स हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जो अभी 21वीं सदी की नई तकनीकें हैं, जी जी जी, उनको इस्तेमाल करके आप कैसे सामाजिक समस्याओं को सॉल्व करें। जी हाँ। तो ये 10,000 लैब्स मतलब पूरे देश में फैले हैं, 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है। जी हाँ। कारगिल में है, नीचे अंडमान में है, ईस्ट, सब जगह है। आप नीति आयोग नीति बना देता है, मंत्रालय से उसको स्वीकृति मिल जाती है, सरकार उसको लागू करने की बात करती है। क्योंकि हमारे देश में कई सारे प्रदेश हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोगों के कन्वर्जेशन से, तो क्या ये लागू हो पाता है? हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, अब जैसे ऐसे लैब में 3D प्रिंटर होता है। 3D प्रिंटर बड़े बड़े कॉलेजेस को नहीं पता बच्चों को कि क्या होता है, लेकिन हमारे गाँव के बच्चे उसके ऊपर चीज़ें बना रहे हैं, उन्हें पेटेंट मिल रहा है, अपने खुद के स्टार्टअप बना रहे हैं। जी। तो ये सिर्फ शहर के बच्चों तक ही सीमित नहीं है, ये हम पूरे ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, इसीलिए स्टार्टअप की योजना भी शुरू की गई और शायद नीति आयोग ने इस पर ज़्यादा काम भी किया। क्या लगता है आपको, वाकई स्टार्टअप से देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, वो अपने पैरों पर खड़े होगा? तो आज हम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए। अमेरिका और चाइना 1 और 2 पर हैं। तो और हमारे अभी रिसेंटली 1,80,000 स्टार्टअप्स ने रजिस्टर कर दिया जी, और करोड़ों रुपए उन्होंने रेज करे हैं फंडिंग में और बहुत रोजगार भी दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। जी, हमारा ये कार्यक्रम खास इसलिए हो जाता है क्योंकि हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से खास लोगों से मुलाकात करवाते हैं। हम आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो इंदौर में जन्मे और पले बड़े, यहीं पढ़ाई की, सपना क्या था और कहाँ तक पहुँच गए। बहुत स्वागत करते हैं हम प्रतीक देशमुख जी का, जो डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उसमें प्रतीक जी की काफ़ी राय ली जाती है, उनके द्वारा बताई गई नीतियों पर अमल किया जाता है। बहुत स्वागत है प्रतीक जी। धन्यवाद। वैसे नीति पर और नीति आयोग पर तो हम लगातार बात करेंगे और करते ही रहेंगे, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपको बुलाया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब इंदौर का कोई व्यक्ति सीधे पीएमओ से कनेक्ट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि इंदौर को कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया है और इंदौर का व्यक्ति देश के लिए नीतियाँ बनाता है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपसे शुरुआत से जानना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, आपका क्या सपना था और जो सपना था क्या वो पूरा हो गया? तो बेसिकली मैं इंदौर में ही पैदा हुआ था और स्कूलिंग मेरी चोइथराम स्कूल और दिल्ली कॉलेज में हुई थी। जी। उसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग करने IIT दिल्ली गया था और कुछ समय तक मैंने इंदौर में भी काम किया था। जी। और फिर मैंने MBA किया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से। कॉलेज के दौरान UPSC भी मैंने दिया था, पर उस टाइम नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो IRS ऑफिसर थे, तो हमेशा से वो था कि UPSC हमेशा वो काम करना है गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी के लिए। तो फिर जब नीति आयोग का एक अपॉर्चुनिटी आई तो वो मैंने ली। अब मुझे 4 साल हो गए वहाँ पर जी, और अभी रिसेंटली प्रमोशन हुआ है मेरा जी। तो मतलब हाँ, एक तरह से जो जर्नी शुरू करी थी उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं एक
मुकाम पे पहुंची है। जी, एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए नीति बनाना। जब सरकार को आप कोई नीति बना कर देते हैं, सपोज करिए एजुकेशन को लेकर हुई, सपोज करिए रोजगार को लेकर हुई, सपोज करिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुई, जो नीतियां होती हैं तो उनका आप ज़मीनी स्तर पर क्या तलाशते हैं, उसके बाद आप नीति तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और वो नीति क्या सभी पर कारगर होगी? तो जैसे नीति आयोग अगर मैं बताऊं एक सरल भाषा में, तो एक थिंक टैंक है। राइट। कि जहाँ पर सारी मिनिस्ट्रीज, सारे एक्सपर्ट्स, जो भी किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें वो इकट्ठा करती है और उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होता है जी उसका जो सार निकलता है फिर वो मिनिस्ट्री को दिया जाता है कि आप इसे आगे बढ़ाएं। जी। और नीति आयोग के अंदर ही एक हमारा स्पेशल प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन नाम से, राइट। जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन था जी कि देश में अगर हमें विकसित बनना है तो इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले Right. करेगा। तो इसीलिए 2016 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था अटल इनोवेशन मिशन, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि पूरे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। राइट। तो मैं आपसे यहाँ से हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, जो शब्द आप अंग्रेजी में इस्तेमाल कर रहे हैं इनोवेशन और अन्य शब्द जो मैंने नहीं सुना, उसको भी क्लियर करिए ताकि हमारे दर्शकों को मालूम हो सरकार क्या करेगी। तो इनोवेशन को हिंदी में से नवाचार कहेंगे। जी हाँ। कि किसी भी चीज़ को एक नए ढंग से करना, राइट। बेहतर ढंग से करना। एग्जैक्टली। तो वो हम कैसे वो मानसिकता कैसे लोगों के अंदर लाए, जी। वो बच्चों से शुरू होकर बड़ों तक। राइट। तो इसलिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए गए इस मिशन के तहत, जिसमें छोटे बच्चों के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए, जो 10,000 स्कूलों के अंदर ऐसे लैब्स हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जो अभी 21वीं सदी की नई तकनीकें हैं, जी जी जी, उनको इस्तेमाल करके आप कैसे सामाजिक समस्याओं को सॉल्व करें। जी हाँ। तो ये 10,000 लैब्स मतलब पूरे देश में फैले हैं, 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है, जी हाँ। कारगिल में है, नीचे अंडमान में है, ईस्ट, सब जगह है। और अभी 12 अगस्त को हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, उसको मेगा टिंकरिंग डे कहा था। मेगा टिंकरिंग डे, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एक ही समय पर 1 घंटे में एक इनोवेशन किया था। तो 10,000 स्कूलों में 4 लाख लोग एक समय 1 घंटे पूरे वीडियो पर आए थे जी, और एक पूरी एक इनोवेशन का एक एक्टिविटी करी थी। तो उस तरह से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम जी। ऐसी लहर बना सकें इनोवेशन के लिए। उसी तरह हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए हम इंक्यूबेटर्स बनाते हैं। इंक्यूबेटर का मतलब है कि एक संस्थान के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पर नए जो लोग हैं जिनके पास सिर्फ आइडिया है, जी हाँ, लेकिन कोई पैसा नहीं है या कोई ऐसा एक्सेस नहीं है मार्केट के लिए, उनको कैसे सपोर्ट करें। तो यानी कि नीति आयोग ये आइडियाज भी खरीद सकता है, आइडियाज पे भी काम कर सकता है और कर रहा है। हाँ, तो हमने 100 ऐसे इंक्यूबेटर्स बनाए और कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, उसे ACIC कहते हैं, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। जी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें टियर 2 और 3 शहरों में, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी सुविधाएं हैं, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हम सब सुनते हैं। जी हाँ। लेकिन जो छोटे शहर हैं, इनोवेशन तो वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी एक इनोवेटर जन्म ले सकता है। उसे कैसे सपोर्ट करें, जो कि वहीं की समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं। वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं देख रहे, उन्हें अपने आसपास के प्रॉब्लम दिख रहा है, उसे वो सॉल्व कर रहे हैं। यानी ये माना जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि देश का प्रत्येक बच्चा पढ़े, वो रोजगार से संपन्न हो, आने वाले वक्त में वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए आप लोग नीति तैयार कर रहे हैं। ये जो नीतियां आपने बनाई हैं, ये जमीन पर जाते जाते कितना काम कर पाएंगी? क्योंकि एक सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि जब आप नीति आयोग नीति बना देता है, मंत्रालय से उसको स्वीकृति मिल जाती है, सरकार उसको लागू करने की बात करती है। चूंकि हमारे देश में कई सारे प्रदेश हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोगों के कन्वर्जेशन से, तो क्या ये लागू हो पाती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फेज है, अब जैसे पहला फेज था जिसमें हमने ये सब बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, 10,000 लैब है। अब 10,000 लैब जो है उसमें 60% सरकारी स्कूलों में है। अच्छा। और 65% रूरल इलाकों में। तो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, अब जैसे ऐसे लैब में 3D प्रिंटर होता है,
अब 3D प्रिंटर बड़े बड़े कॉलेजेस को नहीं पता बच्चों को कि क्या होता है, हाँ, लेकिन हमारे गाँव के बच्चे उसके ऊपर चीज़ें बना रहे हैं, अच्छा, उन्हें पेटेंट मिल रहा है, अपने खुद के स्टार्टअप बना रहे हैं। जी, तो ये सिर्फ शहर के बच्चों तक ही सीमित नहीं है, ये हम पूरे ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं। उसी तरह से अब जो अगला हमारा फेज है, उसका हमारा विजन है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटर तक पहुँचे। जैसे आपने भाषाएं कहा, जी हाँ, तो एक हमारा प्रोग्राम है जिसे लिपि कहते हैं। हाँ, तो उसके अंदर हमारा जो टारगेट है कि इनोवेशन जो है, अभी जितना भी आपके जो भी किताबें हैं या जो भी एक्सेस है, वो ज़्यादातर या तो अंग्रेजी बोलने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले, जी हाँ, इन तक ही इन्हीं सीमित तक ही है। सीमित है, राइट, लेकिन जो लोकल भाषाओं के अंदर, क्या वो इनोवेटर नहीं हो सकते? वो बिल्कुल हो सकते हो हैं। सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या हेल्प है? उनको अगर समझने के लिए उनकी भाषा में वो चीज़ें उनकी होना भाषा ज़रूरी में अगर कोई जाता है जिसको सिर्फ उसकी भाषा आती है, जी जैसे हाँ। साउथ में गए, आंध्रा में गए, तो तेलुगु में कोई आया, उसे सिर्फ तेलुगु आती है, जी वो हाँ। इनोवेटर है लेकिन तेलुगु आती है। अब उसे आप कैसे उस लेवल तक पहुंचाओगे कि वो एक अपना स्टार्टअप बना सके? जी, तो उसके लिए ये लीपी प्रोग्राम है, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हर भाषा में, जो 22 भाषाएं हैं हमारे हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर भाषा के इनोवेटर को हमें इसके अंदर लेकर आना है, साथ लेकर आना है, उन्हें वो सपोर्ट देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, जी। इसीलिए स्टार्टअप की योजना भी शुरू की गई जी। और शायद नीति आयोग ने इस पर ज़्यादा काम भी किया। क्या लगता है आपको, वाकई स्टार्टअप से देश में लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? जी, तो आज हम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए हैं। अच्छा, अमेरिका और चाइना 1 और 2 पर हैं। तो और हमारे अभी रिसेंटली 1,80,000 स्टार्टअप्स ने रजिस्टर कर दिया है जी, और करोड़ों रुपए उन्होंने रेज करे हैं फंडिंग में, और बहुत रोजगार भी दिया है। अब आप आए दिन आप देखते रहते हैं कि हमारे जो कोई ना कोई स्टार्टअप कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर रहा है। ऑल्दो अभी मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने कहा था कि हमें और एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर स्टार्टअप्स चाहिए, जी, तो उसके लिए अभी नए नए स्कीमें लाई गई है, जैसे ANRF है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंदर R&D को प्रमोट करना है। जी। अभी हमारा 1% से नीचे एक्सपेंडिचर होता है अच्छा। R&D पे, उसे कैसे हम बढ़ाएं। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें हमने 80वें रैंक पे थे हम, 81 से अब हम करीब 30-30s में आ गए हैं। मतलब 50 पे ग्रो कर गए हम, हाँ। आगे आ गए हैं उससे। हाँ, ये लास्ट 10 सालों में हुआ जी है, हाँ। और हमारा टारगेट है कि इसको हम अंडर 10 लाएं जी, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर। तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? नीति आयोग को ये नज़र आता है कभी कि 140 करोड़ की आबादी है और हर प्रकार का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा भी है, कम पढ़ा लिखा भी है और अनपढ़ भी है। हम पूरे साक्षर नहीं हो पाए अभी, पूरे देश में हमारी साक्षरता की स्थिति ठीक नहीं है। तो उनके लिए नीति आयोग क्या बनाता है जिससे कि, क्योंकि जो व्यक्ति जो 8वीं क्लास तक की पढ़ा है उसे जीवन तो जीना ही है आगे, तो उसके लिए क्या योजनाएं होती हैं, किस तरह की योजनाएं होती हैं, और क्या राजनेता आपको इस तरह से कोई योजनाएं देते हैं जिस पर आप काम करते हैं? हाँ, तो जो हमारा अगला फेज है अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें मैं काम करता हूँ, तो उसमें अगर आप सोचेंगे कि हमारे देश में जो सबसे कम सुविधाएं कौन से इलाकों में है, जी हाँ। तो वो आएंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और नीति आयोग के अंदर ही हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स बना रखे हैं, जो कि देश में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस पुश की। तो उसके लिए हमने एक फ्रंटियर प्रोग्राम बनाया है। फ्रंटियर प्रोग्राम मतलब इन रीजन्स के लिए डेडिकेटेड इनको स्टडी किया जाएगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी। क्योंकि जब हमने हमारे स्कीम्स लागू करी थी तो हमने ये देखा कि इन रीजन्स में ना आप जो बाकी देश में कर रहे हैं वो यहाँ नहीं लागू हो, वैसे उतना सक्सेस आपको नहीं मिलेगा जी। आपको उस रीजन के लिए उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ा बनाना पड़ेंगी, टेलर करनी पड़ती है जी। तो उसी के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है हमने, फ्रंटियर प्रोग्राम, जिसमें इन्हीं रीजन्स पर फोकस किया जाएगा कि कैसे इन रीजन्स को इनके बारे में पढ़कर, इनके बारे में जानकर उसके हिसाब से वो स्कीम वहाँ लागू कर सके। नीति आयोग जो काम कर रहा है निश्चित रूप से नीतियां बनाने का काम कर रहा है। आप किन लोगों को रिपोर्ट करते हैं, और जो नीति आयोग है वो स्वयं अपने नवाचार से लेता है या देश के लोगों द्वारा जो बताई जाती हैं समस्याएं कि यहाँ पर ये समस्या है, इस पर नीति बन जाएगी तो इतने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इतने लोगों को आवास मिल जाएगा,
आप किसको रिपोर्ट करते हैं और नीति आयोग क्या सिर्फ अपने दिमाग से ही चलता है? तो इसमें दो अलग अलग हैं। अब जैसे नीति आयोग जो उसके तो हेड प्रधानमंत्री जी हैं जी उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो इसे बनाया ही ऐसी बॉडी था जहाँ पर हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो, Right. जहाँ पे सेंटर भी हो, स्टेट भी हो, मिनिस्ट्रीज भी हो, एक्सपर्ट्स भी हो। तो बाहर के एक्सपर्ट्स भी हैं इसके अंदर। अच्छा तो ये नीति आयोग का स्ट्रक्चर है। जो अटल इनोवेशन मिशन जो इसके अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम है, उसको चलाने के लिए उसके अंदर एक बॉडी बनाई गई, उसे MHLC कहते हैं, मिशन हाई लेवल कमेटी, जी जिसके हेड हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मंत्री जी, और उसमें श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री सुमन बेरी जी हैं, हमारे CEO हैं और कई सेक्रेटरीज हैं। जी तो ताकि इनोवेशन भी किसी एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, इसमें भी मैं ये आपको जानना चाह रहा था। तो इसमें भी आपको हर मिनिस्ट्री का लेना है। तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सीखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से भी सीखते हैं, हम CSIR से भी सीखते हैं, और हमने बाहर के एक्सपर्ट्स भी ले रखे हैं, जैसे टाटा के हैं उसमें, और तो ऐसे कई एक्सपर्ट्स हैं। और कोई भी प्रोग्राम जब हमारा बनता है या लागू होता है तो उसमें हमेशा कंसल्टेशन किया जाता है जी कि उन एरियाज के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जी, ताकि जैसे अगर हम जैसे फ्रंटियर प्रोग्राम करना हो तो हम वहाँ नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, वहाँ के जो अफसर हैं उन्हें बुलाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बुलाएंगे, वहाँ के जो इनोवेटर्स हैं उन्हें बुलाएंगे, उनसे समझेंगे कि वहाँ चल क्या रहा है, और उसके आधार पर ही हम आगे की पॉलिसी बनाते हैं। जी निश्चित रूप से। प्रतिक जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम, जैसे आपने बताया कि अभी आप शिक्षा को लेकर नीतियाँ तैयार कर रहे हैं। हमेशा से शिक्षा को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। CBSE या MP बोर्ड, इस तरह के जो प्रदेश स्तर की परीक्षाएं और देश स्तर की, ये कहा जाता है कि एक जैसा एजुकेशन होना चाहिए पूरे देश में। तो क्या इस पर कोई नीति तैयार की जा रही है? प्रधान जी ने क्या इस पर कोई काम किया है और आपकी नीति आयोग ने कितना काम किया? तो शिक्षा के लिए वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी 2020 में, जिसमें बहुत अच्छे कमेंट्स है, क्योंकि उसमें जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं शिक्षा से रिलेटेड वो सब इसमें थे जी, जिन्होंने सबने अपने अपने इनपुट दिए हैं, जिससे ये बनी थी पॉलिसी। अब हमारा देश ना इतना डाइवर्स है कि आप ना एक चीज़ लेकर आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ लगा दो तो सब जगह चलेगी, क्योंकि हर कोई अपना अपना सबका स्ट्रेंथ है, अपना वीकनेस है। तो हर जगह आपको थोड़ा स्टेट पर भी निर्भर करना पड़ता है जी। तो नीति आयोग में भी हमारा यही फोकस होता है कि हम एक ऊपर से एक बनाए पॉलिसी, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसमें स्टेट को साथ रखा जाए जी। क्योंकि स्टेट को बेटर पता है कि उस वहाँ पर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वहाँ पे क्या चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, किस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। तो इसलिए हमेशा नीति आयोग का भी यही होता है कि हम एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव दें कि ये हमारा गोल है और इसको पाने के लिए कुछ ये तरीके हैं, और फिर स्टेट की मदद से उसे फिर ज़मीन तक ले जाया जाता है। अभी आप ऐसी कौन सी नीति बनाने जा रहे हैं जो देश हित में होगी, जनहित में होगी? तो जैसे मैं अटल टिंकरिंग लैब्स अभी आपको बताया था, जो हमने 10,000 बनाए, अभी इस साल के बजट में हमें अप्रूवल मिला है 50,000 बनाने का जी। और अब लेकिन ये 50,000 अब बनाएगा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो ये पहली ऐसी स्कीम होगी जो कि शुरू एक नीति आयोग में हुई, थिंक टैंक के अंदर हुई, और अब ये इसका एक्सपेंशन जा रहा है मंत्रालय के पास जी। तो अब हमारे बनाने हैं 50,000 लैब 5 सालों के अंदर जी। तो और ये सरकारी स्कूलों में होंगे। अच्छा। तो इसका अब पूरा हमें उनको प्लान करके देना है कि अब 50,000 तो बनेंगे, अब आप सिर्फ बना दो तो उससे वो सक्सेस होगा नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में हमें ही पता है कि उनकी बहुत अपनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा लोडेड होते हैं। तो कैसे ये लैब बनाया जाए और कैसे उनका हम उसको चलाया जाए कि कैसे वो सक्सेसफुली चले। जैसे अभी 10,000 हमने एक तरह से पायलट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्कूल जो है 2-2.5 लाख के ऊपर है, तो अभी 4% भी हमने मुश्किल से कवर किया। तो अब इसको कैसे हम बढ़ाएं, जो हमने यहाँ सीखा उसको कैसे हम अब बड़े स्तर पर सीखें, ताकि पूरे ग्रास रूट तक ये मूवमेंट जाना चाहिए जी। तो अभी इसी पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी लॉन्च होगा इसका। यानी एजुकेशन के अंदर कोई नई क्रांति आने वाली है। हाँ, ये हमारी कोशिश है कि जो
सरकारी स्कूल में जो बच्चे, हम कहते थे ना कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट में हमेशा गैप रहा है, तो वो गैप कम हो। क्योंकि हमें यही लगता है कि इनोवेशन, आप बस बच्चों को ना वो टूल्स दे दीजिए, क्योंकि आप आगे बढ़ जाएंगे। आज इंटरनेट आ गया, एआई आ गया, हर बच्चे के पास सारी इन्फॉर्मेशन उसके फ़ोन पर मिल जाती है जी। हमें सिर्फ उन्हें वो टूल्स देना है और उन्हें थोड़ा दिशा देना है। बाकी बच्चे बहुत समझदार हैं, वो खुद इसे आगे ले जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हमसे चर्चा कर रहे थे प्रतीक देशमुख जी, जो डायरेक्टर हैं नीति आयोग के दिल्ली से। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, किस तरह की नीतियां बना रही है। ख़ासतौर पर उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो नीतियां सरकार द्वारा बनाई गई हैं, यदि वो ज़मीन पर उतरती हैं तो देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा और रोज़गार के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। हमारे ख़ास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।